अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के चुनाव संपन्न हो गए। बिहार का जनादेश भी आ गया। बिहार के चुनाव के नतीजे सार्वजनिक हो गए और एनडीए की लहर से भी आगे बढ़कर एनडीए के सुनामी में बिहार में विपक्ष हवा में उड़ गया। बिहार से जो निकला हुआ मैंडेट है वो क्या संदेश देता है और उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, बिहार का निकला हुआ जनादेश उत्तर प्रदेश के लिए क्या संदेश देता है और इस संदेश में अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, अपोजिशन के लिए, सत्ता पक्ष के लिए क्या कुछ छिपा हुआ है और क्या कहा जा रहा है इस संदेश में। क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो समाज है, बिहार की जो सामाजिक संरचना है, उत्तर प्रदेश जैसी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत अलग भी नहीं है। तो अगर बिहार से कोई एक जनादेश निकला है, और जनादेश भी कोई सामान्य नहीं है, असामान्य और असाधारण जनादेश है, तो ये जनादेश कुछ कहता है, कुछ राजनीतिक संदेश अपने पीछे लिए हुए। वो राजनीतिक संदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई बिहार में, उसने कुछ चीजें बहुत साफ की हैं। वैसे तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी जेडीयू और बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी बिहार के भीतर अर्जित की थी। उस गठबंधन ने 33 सीटें जीती थी 40 में से 33। उस रेशियो को भी पार करते हुए इस चुनाव में 202 विधानसभा सीटें का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उसके कई कारण भी हो सकते हैं। 10,000 रुपए भी, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री भी, सामाजिक और जातिगत संरचनाएं भी, मोदी और नीतीश की जोड़ी भी, और एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा गठबंधन जो दोनों को विन विन सिचुएशन उपलब्ध करा रहा था। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की, वोट शेयर के हिसाब से वो सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सीटों में कन्वर्जन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके खुद के मत प्रतिशत कम हुए और जो उनके साथ सहयोगी दल थे वो तो कुछ भी लाने में कामयाब नहीं हुए। वहीं आप देखें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सब ने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने 5%, किसी ने 4%, किसी ने 2%। ये जो इंडिया अलायंस था, महागठबंधन, इसमें कांग्रेस सिर्फ 8% वोट शेयर तक पहुंची थी, 8 के थोड़ा सा ही आसपास था। इसके अलावा कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। लिहाजा ये गठबंधन कोई करिश्मा नहीं कर पाया। वोट तो आकर्षित हुए, लेकिन इतने वोट नहीं मिले कि वो जीतने लायक होते। लिहाजा बहुत करारी शिकस्त का सामना महागठबंधन को बिहार के भीतर करना पड़ा। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? बहनों भाइयों, प्रतिपक्ष में निराशा का माहौल है, प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं में भी निराशा का माहौल है। क्योंकि बिहार में वो सोच रहे थे कि परिणाम कुछ और होंगे, जैसे वो सोच रहे थे हरियाणा में परिणाम कुछ होंगे, महाराष्ट्र में परिणाम कुछ होंगे, लेकिन हर परिणाम भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज के फेवर में जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से फेवर में जा रहा है। और मैंडेट भी ऐसा आ रहा है कि कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी नीतियां हैं, कुछ ऐसी सामाजिक संरचनाएं हैं जो इस बात को प्रेरित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकारों को लोग राज्यों में चाह रहे हैं। क्योंकि बिहार का ये जो जनादेश है ये अपने आप में बहुत ही स्पष्ट है, बल्कि मैं तो इसको कहूँगा सुस्पष्ट है। जब 70% की पोलिंग पड़ रही थी तब ये लग रहा था कि जनता ने कुछ तो तय किया हुआ है। मतलब जिसके भी फेवर में एक तरफा है, उधर भी हो सकते थे, इधर भी, लेकिन जिसको भी दिया जनता ने बड़ी स्पष्टता से दिया। तो बिहार ने अपनी सरकार चुन ली है। 27 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। यहाँ जनता किसकी सरकार चाहती है और उत्तर प्रदेश में बिहार के इस नतीजे का इम्पैक्ट क्या है, आज डिबेट में हम इसका एनालिसिस करेंगे। आप कुछ बयान सुने।
बिहार से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके वोट चोरी करने का काम किया था, लेकिन बिहार में डाका डालने का काम किया है। अब चोर डकैत बन गए हैं, इसलिए उन डकैतों से अब लड़ाई लड़ने का काम करना है और हम लोग हर बूथ पर, जमीन पर उनसे लड़ने का काम करेंगे। आरजेडी के जंगल राज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को, गुंडागर्दी को यूपी के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रचंड बहुमत की 27 में सरकार बनेगी। 17 का इतिहास 27 में पुनः दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के बेईमानी का सवाल है। पूरा देश, उत्तर प्रदेश, बिहार इस बात को जान रहा है। अगर ये हिमाकत उत्तर प्रदेश में करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, इंडिया गठबंधन एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी बेईमान करने वाले एजेंसियों को सदियों तक ये बातें याद रहेंगी। तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, अरुण राजभर SBSP के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। अनिल दुबे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और ये बताइए कि अब तो अगला मुकाबला उत्तर प्रदेश के भीतर होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं। देखिए ब्रजेश जी, आपने अभी जब शुरुआत की तो कहा कि ये बिहार की उत्तर प्रदेश की परिस्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है। जिस बात से आपने शुरू किया, तो जिन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोग PDA के मुद्दे को लेकर के वहाँ पे गए थे, और वहाँ PDA में शामिल जिन लोगों का जिक्र PDA में ये करते हैं, उन लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके NDA को वोट देने का काम किया, NDA के साथ आए। और जो परिणाम आया है उसके बाद में विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हतोत्साहित हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको किसने कह दिया कि हतोत्साहित? हतोत्साहित हैं, लगता है, दिखाई पड़ रहा है कि जो बिहार से ही शुरू कर रहे हैं, बिहार में ही दिखाई पड़ रहा है लोग हतोत्साहित हैं। और उत्तर प्रदेश की और बिहार की परिस्थिति, यहाँ की संस्कृति लगभग एक जैसी है। और जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आप ये देखिए, स्वर्गीय वाजपेयी जी ने, अटल जी ने एक कविता कही थी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो हतोत्साहित विपक्ष से आप उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं समझता हूं कि कहीं अभी 24 में आपका क्या किए पता चला? अरे ये अब ये देखो, अब आज की स्थिति आप ये देखिए कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, वो वहाँ पे जो NDA की नीतियाँ हैं उनको स्वीकारा है कि NDA के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और जिन प्रांतों में भी चुनाव हो रहा है, क्यों वहाँ NDA लगातार जीतता हुआ चला आ रहा है। तो NDA की नीतियाँ जब बिहार की संस्कृति और उत्तर प्रदेश की संस्कृति मेल खाती है, तो मैं समझता हूँ मुझे बस बीजेपी की ये चिंता रहती है कि कहीं आप उनके लिए लाइबिलिटी न बन जाओ। आप हमारी चिंता न करें। देखिए सब्जी में, अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपकी चिंता? अब ये चलो, उसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन हम लोग जो है मिल करके उत्तर प्रदेश को जीतने का काम करें। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, स्वागत आपका। तो बताइए, उत्तर प्रदेश की जो मैं अभी अनिल जी से कह रहा था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार की जीत को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त थे, और फिर अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण है वो बिहार जैसा नहीं है, उतना तो नहीं है, लेकिन आपके लिए उत्तर प्रदेश की राहें आसान नहीं है, क्योंकि 24 में आपके समक्ष एक बड़ी चुनौती आई थी और आपको विपक्ष ने 24 में यहाँ हराया भी था। ब्रजेश जी, 24 की जो बात आप कह रहे हैं ना, तो वो है कि जो एक बार हो हर बार हो, ऐसा नहीं होता। और हर एक कश्ती का अपना तजर्बा होता है, दरिया में सफ़र में हर दफ़ा मझधार हो, ऐसा नहीं होता। तो ये झूठ की हांडी और प्रपंच के पकवान जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में तैयार किया था, उसका खुलासा तो बहुत जल्द हो गया। इसीलिए आपने देखा उपचुनाव में बुरी तरह हार हुई। और बिहार में जितने भी प्रयोग इन्होंने करने की कोशिश की, कमोबेश जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती है, उसी से मिलती जुलती राजनीति बिहार में राष्ट्रीय जनता दल करती है।
वो भी अराजकता की पर्याय है। और समाजवादी पार्टी का जब शासन उत्तर प्रदेश में होता है तो किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में निर्मित होती है, उत्तर प्रदेश की जनता आज तक नहीं भूली है। और मैं तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दूंगा कि बिहार के जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवारवादी पार्टियों का गेम ओवर हो गया है। बिहार के जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि अराजकता करने वालों, झूठ बोलने वालों, भ्रम फैलाने वालों, प्रपंच करने वालों का गेम ओवर हो गया है। अपनी सुविधा के लिए नए नए नारे गढ़ने वालों का गेम ओवर हो गया है। MY समीकरण के नाम पर जो लोग कहते थे कि 31% वोट तो हमारा रखा हुआ है, वो 23% पर सिमट गए, यानी MY ने भी पूरा वोट नहीं दिया। तो बिहार की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पथ, पंथ, मजहब, संप्रदाय, हर चीज से ऊपर विकास की राजनीति है। जो विकास की बात करेगा, जो जनता से संवाद करेगा, आप जिस जो तरह से विवाद का अपोजिशन नहीं को खारिज संवाद का करने की रास्ता कोशिश कर चुनेगा, रहे हैं, जनता उसके साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महागठबंधन ने जी। 37.64 तकरीबन 38% का वोट शेयर बिहार के भीतर जमा किया है। आप उन 38% वोटों को खारिज नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ब्रजेश जी, मैं कहां खारिज कर रहा हूं उनके वोटों को। मैं आप तो ये कह रहा हूं 46% कि ही जो थे, सर। 31% से शुरुआत कर रहे थे कि 31 तो हमारा धरा का धरा है, इसके बाद हम और लेंगे और जीत जाएंगे। उन लोगों को बिहार की जनता ने आईना दिखाया है कि आप किसी को वोट बैंक नहीं मान सकते हैं, आप किसी का जबरिया वोट जो है अपने पाले में नहीं कर सकते हैं। जनता अपने मन से चुनाव में आपको वोट देगी, आप उसके मन को जीतने का प्रयास करिए और अपने कार्यों से जीतने का प्रयास करिए। ऑलराइट, शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं मनोज काका, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे पे छाई हुई ये निराशा। ना मैं तो अब सवाल तो सर कर लेने दो। दृष्टि ठीक रखिए, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा, आप हंस दिए तो अब अच्छा से नहीं नहीं, मैं आप तो सवाल आगे देखने- पूछता आपके हूं। दर्शक रुक तो बेहतर जाओ। बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सवाल कर। आप ठीक, आप नॉर्मल लग रहे हैं, अब अच्छा है, ठीक। जी 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 बिहार का जो मैंडेट है जी। वो आपको क्या सबक दे के गया है? बिहार का जो मैंडेट है वो हमको, आपको, सबको ये सबक दे के गया है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर की ज्यादतियां लेकर कहाँ जाएं, सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। ये देश के निर्वाचन आयोग के मुंह पर तो कम, इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा। अगर कोई चुनाव, जब 25 जनवरी 1950 को इस देश के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 75 साल के बाद भारत के लोकतंत्र पर सबसे गहरा तमाचा और सबसे काला धब्बा अगर किसी समय के निर्वाचन आयोग ने लगाया है, तो मैं एलानिया कह रहा हूं, बिहार के जनमानस की तरफ से कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार के निर्वाचन आयोग ने, जो निर्वाचन का आयोग कम और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ज्यादा है, जिसने यह साबित किया है कि बिहार के लोग जो अभी 75 साल में भी पूरे देश में शिक्षा के, संस्कृति के और तमाम तरह के सुख सुविधाओं के हाशिए पर हैं, 1,64,00,000 लोगों के ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन, ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यूरिंग द इलेक्शन 1,64,00,000 लोगों के हाथों में 10-10 हजार रुपए दे करके उनकी भावनाएं, उनके सपनों को खरीदा गया है। यह कहीं से निष्पक्ष चुनाव नहीं है। अगर यह निष्पक्ष चुनाव होता तो जिस बिहार की पूरी वोटरों की संख्या 7 करोड़ 45 लाख है, वहां 1,64,00,000 लोगों के हाथों में बिहार के चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए नहीं दिए जाते। क्या हमें यह बताने की आप कृपा करेंगे? आप बहुत विद्वान हैं, आपको सारे सेक्शन के, सारे संवैधानिक मूल्यों के, मान्यताओं के, अनुच्छेदों की समझ है। कृपया अपने मंच के माध्यम से हमें यह बताएं कि देश में 1952 के बाद 2025 तक कौन सी कब ऐसी सरकारें आई जो चुनाव के समय, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, तो लोगों के खाते में पैसे भेज रही थी? क्या ये गिव एंड टेक है कि नहीं है? क्या ये देश के पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 आप इस जनादेश को खारिज करते हैं? पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। जनादेश को खारिज करते हैं? ये जनादेश नहीं है,
ये बिहार के लोगों पर का, आपकी पार्टी तो जनादेश को स्वीकार कर रही है, ये बिहार के लोगों का, आपकी पार्टी ने खारिज नहीं किया इसे। ये हमारी पार्टी ने हमेशा सवाल उठाया है, हमारे नेता ने सवाल उठाया। उठाना लक्ष्य, आप तो खारिज कर रहे हैं जनादेश को। जो बेमानियों से जो चीजें आती हैं उसको कैसे ये कह दिया? आपने फिर क्या ये CIX लोकतंत्र कोई भारतीय जनता पार्टी ने हासिल नहीं किया साहब, ये हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, तब ये लोकतंत्र, ये व्यवस्था हासिल हुई। अच्छा, अब चुनाव दर उसको चुनाव बर्बाद तो- होते समाजवादी पार्टी ओके। के लोग नहीं देख अब तो सकते, ना चुनाव- हमारे नेता देख सकते। अब तो चुनाव दर चुनाव फिर तो यही नतीजे आ रहे हैं, तो फिर अब क्या करोगे आप? मैंने तो आपसे सवाल बहुत विनम्रता से पूछा। अब क्या फिर रास्ता है आपके पास? अगर आपके पास यही एक विचार है कि इस तरह से चुनाव आयोग ने कर आपको दिया, तो अब आगे क्या करोगे आप? आगे हम वही करेंगे। हमारे पास तो वो डॉक्टर लोहिया का वो पुनीत सिद्धांत है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद और व्यवस्था आवारा हो जाती है, तो हम सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे। और जिन हमारे पुरखों ने अपने बलिदान पर ये लाया कि इस देश में एक भी पिछली बार आप सड़कों पर सैलाब लेकर कब आए थे? हर समय अभी 24 में लेके आए थे। आपको पता है अभी SIR चल 24 रहा में है, लेके आपकी आए पार्टी थे। कुछ कर रही है उस पे? जी, अभी SIR की प्रक्रिया चल रही, मालूम है आपको? SIR की प्रक्रिया क्या चल रही है? अरे पूरी प्रक्रिया मालूम है, आप कह रहे मालूम है आपको? आप ऐसे बात करेंगे साहब? SIR के पहले तो कुछ SSR कर रहे हो आप लोग, क्योंकि बाद में फिर हमसे कहोगे वोट ऐसे- काट दिया। जी, कुछ कर रहे हो, इसकी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था हो रही है, पूरी व्यवस्था हो रही है। आपसे सवाल है, आप उन सवालों का, आपके माध्यम से आपकी भी महती जिम्मेदारी है कि आप ऐसे सवाल उठाएं कि लोकतंत्र और पवित्र हो। तो मेरे मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी SIR में क्या ऐसे प्रयास कर रही है ताकि बिहार जैसे सिचुएशन मतदाता सूची में ना उपलब्ध हो? SIR से आप कुछ कर रहे हो? हमारे PDA प्रहरी हैं उत्तर प्रदेश में, जो 1,64,962 जो बूथ है उस पर सब पर हमारे PDA प्रहरी हैं। और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि ये कोशिश हो कि फार्म 6 के तहत एक भी हमारे व्यक्ति का, एक भी मतदाता का वोट न छूटे, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी तक लेकिन कोई उसमें गड़बड़ी भी- या कोई उसमें भी भेदभाव आपको- सामने आया? हैं? अभी तक कोई भेदभाव सामने आया? बहुत फॉर्म तरह बांटने से लेके बहुत प्रोसेस तक तरह में? के बहुत तरह के भेदभाव तो सामने कुछ आए। सार्वजनिक किया आप आपके लोगों ने? सामने इसी डिबेट से कहिए किसी BLO को फोन मैं लगाऊं और पूछूं कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आप हमें बताएंगे? BLO 3 लोग हैं, या तो अनुदेशक है, या शिक्षा मित्र है, या आंगनबाड़ी है। 3 ही लोग तो उत्तर प्रदेश में BLO हैं। साहब हमसे ऐसी बात करेंगे? हम ग्रामीण परिवेश से निकल के आपके मंच तक आए हैं, मैं क्या नहीं जानता हूं साहब? ऐसे कहेंगे आप? क्या आप बताइए कि जो BLO 5, तो मुझे बताइए कितनी ऐसी कंप्लेंट्स आप लोगों के पास हैं? आपके पास कोई हजारों रिकॉर्ड है? हजारों तो फिर सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार हम लोग सार्वजनिक क्योंकि कर रहे हैं। SIR पे ध्यान नहीं दोगे और बाद में कहोगे कि देखो लिस्ट में अरे ऐसा हो साहब, गया। बाद में मैंने जो सवाल Thank you, sir. किया आपसे, मैं पुनः दोबारा पूछूंगा कि आप बताइए कि इस देश में कब कब मॉडल कोड अगर आप एक बार बिहार गए होते ना तो शायद ये सवाल नहीं करते। जी, अगर आप एक आध बार भी बिहार गए होते तो शायद ये सवाल नहीं मैं करते, तो- क्योंकि अरे जितने भी आप लोगों के देखिए। इंटरव्यूज मैंने देखे, सुने लोगों के, सब कोई नीतीश कुमार के काम की सराहना कर रहा था। एक बड़ी तादाद थी। आप जनादेश को खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नहीं, जिताया जनादेश जनता ने, को हम अलग बात खारिज है। नहीं, आप लेकिन पैसे जनादेश लेके को वोट यूं खारिज ले नहीं सकते। किया जा सकता। आप देश में 14,000 राजभर, जी। 30,000 करोड़ रुपए Thank you, आप sir. गिव एंड टेक नहीं कर सकते। आप ये गलत कर रहे हैं, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं बिहार 5 दिन रहा, आपके संज्ञान हेतु 5 बता दिन दें। में क्या कर लोगे सर बिहार में? 5 दिन रहा, यहाँ इससे लोग पहले- सालों से पड़े हुए हैं, अरे सालों कुछ से नहीं पड़े हुए किए। हैं, तो इसीलिए तो पड़े हुए हैं कि All बर्बाद right, कर रहे हैं। अरुण राजभर दरभंगा मेरे जैसे साथ एम्स मौजूद बना हैं। रहे हैं जो जमीन पर है ही नहीं। आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। अगले राउंड में मैं पूरा यकीन करूंगा कि आप सवालों से नहीं भागते, आप जवाब देंगे और बताएंगे कि मुझसे during क्या सवाल चाहते हो? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब देश की सरकारों ने लोगों के खातों में पैसे भेजा, ये हमें आप बताइए। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। तेलंगाना में भी हुआ था, आपको पता है? पिछले चुनाव में तेलंगाना में, हरियाणा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या तेलंगाना हुआ? में गया था पैसा, क्या- और क्या- वहां मैं- मैं अब वो दूसरा कांग्रेस सवाल- पार्टी जीती थी, मैं- जबकि मुझे- सरकार मुझे- BRS की मुझे- थी। मुझे खुशी है कि आपने मेरे सवालों का और एक जवाब- चीज बताएं, उसमें जो भारत सरकार का और चुनाव आयोग का रूल भी है, उसमें ये कहता है, उत्तेजना की बात नहीं, नियम समझ लें। नहीं, आप बिल्कुल। लोग चूंकि लॉ मेकर हैं तो नियम बदल लें। चुनाव आयोग और भारत सरकार का नियम भी ये कहता है कि अगर कोई स्कीम ऑन गोइंग है और किसी चीज का इशू हो गया है तो वो पैसे दिए जा सकते हैं। अब जस्टिफाई है नहीं है, ये आप लोग तय करो। मैं लेकिन जो भारत का नियम है वो यही कहता मैं है ChatGPT से कि पूछ लूं? कोई भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उसमें पैसे देने में इशू नहीं है, और तेलंगाना भी इसका उदाहरण है। मैं अब ChatGPT उस- से पूछ लूं? अब ये GPT डिबेट- बताए ये या डिबेट में जो पूछ नियम लूं? यही है, ये डिबेट में नियम यही है मैं पूछ कि लूं? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के पैसे नहीं रुकते हैं, मैं पूछ लूं? और ऐसा तेलंगाना में भी हुआ है। मैं पूछ ओके लूं? अरुण राजभर, जी। मुझे आप बताओ सर। ठीक, आप अपना मुझे जी 30 रेडी करके सेकंड। मौजूद रहो। अब नहीं, आपके लिए मैं डिबेट ready रोक क्या, लूं? ये तो सवाल पूछूंगा, अच्छा, ChatGPT बता देगा। जीपीटी के सफर थोड़ी ना डिबेट करेंगे जी।
आप अपने सवाल का आप गूगल कर लो, जीपीटी कर लो, जब नहीं, जवाब आ जाए तो उंगली कर बताना, मैं आपको मौका दे दूंगा। मुझे जो पता है मैंने आपको बताया, यही कहता है। ये क्या ये जो ऑन गोइंग अगर कोई देश स्कीम का है तो कोई- उसमें पैसे दिए जा सकते हैं, ये नियम है। आप लोग नहीं चाहते तो ये बिल्कुल। नियम संसद में बदल लो। तो फिर दिल्ली के चुनाव में देश की सरकार ने क्यों नहीं देने दिया? फिर वहां एलजी क्यों रोक दिया? ये हमारे सवाल तो का ये जवाब हम दिल्ली दीजिए। के जिम्मेदार, आपने पूछा हो कहां अरे सकता है, कैसी बात मैंने कर रहे आपको हैं? आप तेलंगाना पूरे का उदाहरण लोकशाही के दिया जिम्मेदार हैं, आप कि चौथे तेलंगाना में स्तंभ ऐसा हो सकता है। कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप चौथे स्तंभ है, आपसे शुचिता की पूरी उम्मीद आप- करता है। आप उत्तर जाके प्रदेश। चेक कर लो, आप जैसे तेलंगाना लोग- में हुआ कि आप नहीं जैसे हुआ। लोग प्रो गवर्नमेंट की बात करेंगे, कैसे चलेगा साहब? बात प्रो गवर्नमेंट की नहीं, बात नियम की होती है हाँ, ना, नियम की नियम पे बात चलोगे। करो। अभी आप आरपी एक्ट की बात कर रहे थे, तो आरपी एक्ट पे आओ ना, इस पे ऑन गोइंग स्कीम्स में पैसे देने का प्रावधान है। नहीं है साहब, नहीं अरे है। बिल्कुल है, आप जाके देखो तो सही। आप सेक्शन हमें दिखाइए। ओके, अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है। अरुण जी, मुझे आप बताओ कि विपक्ष का कहना है कि वहाँ साहब वोटों की डकैती हुई, लूट हुई, इस कारण ये जीते हैं, कोई पॉपुलैरिटी में, कोई विचारधारा या किसी स्कीम्स के आधार पे नहीं। और काका का तो ये कहना है कि 10,000 रुपया देकर वोटों की रिश्वतखोरी हुई है। बस इस लोग, ये सारे विपक्ष के लोग इसी तरीके से बोलते रहें और इसी तरीके से मुंह नोचवा की तरह बड़बड़ाते रहें, चिल्लाते रहें, एक दूसरे का मुंह नोचते रहें, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2027 में जो यहाँ स्थिति हुई है उससे भी बुरा स्थिति उत्तर प्रदेश में इन लोगों की हो जाएगी। जनता के जनादेश को अगर आप अपमानित करेंगे, जनता के जनादेश का अगर आप मजाक उड़ाएंगे, तो देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत अच्छे से परख रही है। देखिए, सुशासन और विकास को लोग परखते हैं और अध्ययन करते हैं। क्या बिहार के गांव में जब हम जाते हैं तो वहां गांव तक सड़कें एकदम चमचमाती हुई बनी हुई है, वहां बिजली पर्याप्त मिल रही है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो गई है, वहां किसी प्रकार के जंगल राज की व्यवस्था अरे नहीं इतना नजर भी आती है। विकास नहीं है और जितना इन बता चीजों रहे को हो आप बेहतर करने का कि अगर सड़कें प्रयास चमचमा रही है। नीतीश कुमार जी ने किया है। कई जगह हम देश लोग के गए, सड़कें प्रधानमंत्री टूटी हुई थी। जी, अरे ऐसा भी नहीं कि बिहार कोई बहुत विकसित राज्य हो गया हो। नहीं, आप ये हाईवे सब हाईवे लोग चलते हो, मानते हैं। मैं कभी बिहार अंदर में भी रहा, जाया करो। मैं 1 महीने बिहार में सड़कों पर रहा हूँ, गांव में रहा हूँ, और जो यूपी में मैं देखता हूँ जिस तरीके से इस समय काम चल रहे हैं, उसी तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में अच्छा काम किया। देखिए, काम के आधार पर नकारात्मक बातें नहीं, किसी भी वोटर के बीच में जाते हैं, जैसे यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा है, वहां पिछड़ा अति पिछड़ा है, वहां दलित महादलित है। 2 चीजें समझना, वहां न पिछड़े के साथ भेदभाव होता है, न अति पिछड़े के साथ, ना दलित के साथ, ना महादलित के साथ। सारी योजनाएं अगर जाती हैं तो उन सारी योजनाओं की निगरानी और उन सारी योजनाओं को डिलीवर करने की गारंटी जो होती है सरकार की, वो गांव तक पहुंचाई जाती। अब उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, उस पे आप टिप्पणी करेंगे, तो इसका मतलब कि आप स्वतः कमजोर हैं और कमजोर उंगली दबाने पे आप खुद परेशान हैं। मुझे लगता है कि जो जनादेश, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है देश के प्रति, उस विजन को जनता स्वीकार कर रही। उस अलग अलग राज्यों के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके जो राज्य मैं के विजन आपकी है, बात उस इसलिए विजन को खारिज स्वीकार करता कर हूं रहे हैं। क्योंकि आपकी पार्टी के जनादेश अध्यक्ष 2010 में आया था। ओम प्रकाश राजभर जी ने ओपन मीडिया स्टेटमेंट दिया था और कहा तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए हारेगा। आज जब एनडीए जीत गया है, आप अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। नहीं, देखिए, गलत बातें हैं। वो जो जीपीटी की बात कर रहे हैं, सारे मैं विपक्ष जीपीटी के के लोग नहीं, ये मैं बात आपके कर रहे पिताजी थे के कि और जीपीटी पार्टी से के जो अध्यक्ष के लोग स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, 2010 में, वो 15 में, तेजस्वी सरकार नहीं, बनवा बात रहे थे। समझिए। उन्होंने कहा वोट प्रतिशत जब बढ़ा था तो उसमें जिसकी सरकार बनी तो वो रिकॉर्ड इस तरीके से, उन्होंने सरकार बनाने की बात नहीं कहा। एक उनका स्टेटमेंट और था कि एक लड़के के पीछे 5-5 हेलीकॉप्टर, नहीं। 15 मुख्यमंत्री, 10 ये। अरे आपको तो नहीं, देखिए। एनडीए ने अपने साथ पूछा भी नहीं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं। मैंने तो जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, जिन क्षेत्रों में मैंने 47 सीटों पर 2,21,000 वोट, हमको ऐसे ही थोड़ी ना मिला। मैं जमीन पर गया हूं, आरजेडी को धराशायी कर दिया हूं। जहां जहां आरजेडी हारी है, देख लीजिए हमारा रिजल्ट। जहां जहां कम्युनिस्ट हारी है, वहां हमारा रिजल्ट देखिए। जहां वीआईपी पार्टी हारी है, वहां हमारा रिजल्ट देखिए। तो जो महागठबंधन का वोट महादलित में जोड़ करके हमारे वोटरों को सटाया गया था, उनको मैंने हटाया। और वो हटाने तो का एनडीए परिणाम जीत था कि गया, महागठबंधन वरना सबसे धराशायी हुआ ज्यादा है। तांडव उत्तर और एक प्रदेश में बड़े आप ही संकेत लोग मिले करते जीत हैं के। कि बीजेपी यूं हार गई, वैसे हार गई, हमको साथ नहीं लिया। अब आप नहीं, बात नहीं। से इसलिए पलट गए हो क्योंकि बीजेपी और नहीं, एनडीए बिल्कुल वहां नहीं। जीत गया। मैं तो वहां यह बात कह रहा था कि यहाँ एनडीए जिस तरीके से काम कर रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें उनको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। और महागठबंधन का जो वोट शेयर था, उस शेयर में हम लोगों ने कटौती किया, इसमें उनको नुकसान होगा। अब जिन लोगों को नुकसान समझ में आया, उनको जिन्होंने रिजल्ट सामने आपको दिख एक गया। सीट के लायक नहीं समझा, उनके लिए वोट काटने गए थे।
नहीं, मैं वोट काटने के लिए गया, मैं अपने जनाधार को बनाने गया था। ये एक राजनीतिक दल है, भारतीय समाज पार्टी छड़ी छाप हमारा एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल थैंक यू अरुण जी, शुक्रिया। जो हमारे निर्वाचन आयोग गाइडलाइंस है, अगर उसको हम फॉलो ना करें तो मुझे सिंपल नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी की। धन्यवाद। अब वोट परसेंट नहीं थैंक पाएंगे यू तो सर। सिंबल कहाँ से मिलेगा? थैंक यू सर। तो सुरेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी आप मुझे बताओ कि ये, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये जो परिणाम आया है बिहार का, इससे आप लोगों ने, बिहार तो इलेक्शन ओवर हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या सबक लिया है? क्योंकि जस्ट एक साल के बाद 27 की स्टार्टिंग में ही चुनाव होना, इस वक्त अगले साल हम लोग चुनाव की प्रक्रिया में देख रहे होंगे, तो आपने क्या संदेश लिया स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने? ब्रजेश भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार में बुनियादी अंतर है। बिहार में जनादेश नहीं आया, बिहार में ज्ञानादेश आया है, और पूरी तरीके से ज्ञानादेश आया। अभी आपने और मनोज काका जी ने जो बात करी, तो आपने तेलंगाना का उदाहरण तो बड़े आसानी से दे दिया, क्योंकि आपकी सुविधा के अनुसार था। राजस्थान में हर महिला को मोबाइल देने की योजना हम लोगों ने चुनाव घोषणा से पहले करी थी, और जो हम मोबाइल बांटने जा रहे थे तो, और कुछ बांट दिए थे। उसके बाद जैसे ही चुनाव, वो आचार संहिता लगी, चुनाव आयोग ने हमारा वो घोषणा और वो उसका क्रियान्वयन रुकवा दिया था, बिल्कुल पूरा उसी तरीके से। और बिहार में इस तरीके को नहीं रुकवाया, आपके सामने। मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता, मैं केवल नियमों की बात कर रहा हूं। नियमों की बात, नियम ये कहता है कि ऑनगोइंग स्कीम्स में आप पैसा, सर मैं कह रहा हूं, जो है वो आप दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम ऑनगोइंग स्कीम में हमको रोक दिया गया। तो ये आप सब जानो, आप हमको राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार में, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ आपको इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। नहीं, ठीक है ना, अब यही तो चक्कर है। आप सब जैसे जितने भी क्या नाम लोग हैं, इनलाइटेंड लोग हैं, आज की डेट में हमें ये जरूर कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप महीना भर रुकिए, 3 महीने जब तक चुनाव खत्म हो जाए, तब तक मामला टाइम फिर एसआईआर पे आप गए, देखिए कितना अच्छा ऑर्डर करा के लाए। एक मिनट सर, एक एक करके रखिए ना। आप अभी हमने आपका राजस्थान का बता दिया, एसआईआर पे भी आ जाइए। हम तो हर चीज की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानादेश जो है वोट चोरों का है, वोटों के डकैतों का है। उत्तर ज्ञानादेश जो है ये बिहार में आखिरी था। एसआईआर की जितनी डिस्क्रिपेंसीज थी, चाहे हरियाणा में करी, चाहे राजस्थान में करी, चाहे महाराष्ट्र में करी, इन्होंने वोट चोरी आखिरी कर ली। अब ना ये बंगाल में कर पाएंगे, ना उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे, ना देश के किसी अन्य कोने में कर पाएंगे। क्या अब क्या आपने फार्मूला निकाल दिया? इसलिए ना कि अब जनता जाग गई है, और जब जनता जागेगी तब ज्ञानेश भागेगा। कहाँ जगी है? अरे जग गई है सर, आप बात समझिए। मैं आपको उदाहरण के साथ बताओ ना कि ये हुआ। उदाहरण के साथ बताता हूं सर। राकेश सिन्हा, माननीय राज्यसभा सांसद, उनको पकड़ा ना कि 2 जगह वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी के 66 ओहदेदार तो मैंने पकड़े हैं सर। 66 ओहदेदारों ने दिल्ली में पोल किया, हरियाणा में पोल किया, क्या नाम बिहार में पोल किया, 1-2 लोगों ने महाराष्ट्र में पोल किया, 1-2 लोगों ने कर्नाटक में पोल किया, फिर बिहार में पोल किया। अब कंबल ओढ़ करके वो लोग कलकत्ता में पोल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां भी कर लेंगे फिर? नहीं, तो फिर अब ऐसा है ना, अगर कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, जब बुआ मूछ हो जाएगी तब हम भी चाचा कहने लगेंगे उसको। तो चाचा तो कह दिया बिहार में। तब आप भी अपना चैनल जो है, और हम भी अपनी पार्टी कहीं और कुछ और करेंगे। ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, ठीक है ना। तो आप जान, यानी इसका मतलब कोई फार्मूला नहीं है। आपको सुन लीजिए ना सर, फार्मूला है। जनता जाग रही है, और जैसे ही जनता जागेगी, और ये गांव से पांव भागेंगे ये लोग, नगर नगर से डगर डगर भागेंगे ये लोग। एक चीज जान लीजिए, इनका आखिरी चुनाव था, और जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाया। आनंद दुबे भाई वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान रहे हैं। सर रहे नहीं हैं। सुनिए, नहीं रहे हैं, हमने कहा पत्रकार रहे हैं। आप गलत बात मत कीजिए, इंसान तो अच्छे हैं ही। 20 राउंड तक तेजस्वी यादव राघोपुर से 11,765 वोटों से पीछे चल रहे थे। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब तो डाटा उड़ा दिया होगा उन्होंने, लेकिन है मेरे पास उसकी वो। 20 राउंड तक 11,765 वोटों से पीछे चल रहे थे। 21वें राउंड के खत्म होने में तेजस्वी यादव 8,500 वोटों से आगे हो गए। तो तेजस्वी यादव के काउंटिंग के एजेंट थे नहीं वहां पे? भाई आपके साथ सबसे बड़ी समस्या है, जब चुनाव इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस नंगई पे उतरा हुआ है, जिस तो कोई सूचना नहीं दे रहे थे कि अंदर गड़बड़ हो रही है। अब आपको दूसरा बता देते हैं सर, रुक लीजिए, आपके सामने का बताते हैं, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 2018 में गोरखपुर का किसी तरह 14,000 वोटों से इतने बड़े नेता आपके साथ बड़ी आप मुद्दे की बात, चूंकि पीछे से आप आ गया ना, जैसे हमने गोरखपुर का नाम लिया।
तो आ गया ना सीएम ऑफिस से, आदर्श जान रहे जनपद से हैं। आ सर, रहा है सर, 2018 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे प्रवीण निषाद जी। और सब क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ उपचुनाव हो रहा था। आप देखिए 12 बजे तक, सुबह 9 बजे तक 3 राउंड की गिनती हो गई थी और 12 बजे तक 3 ही राउंड की गिनती रही थी। कोई रावत कौन था वहां पर, डीएम था। उसके बाद जब राम गोविंद चौधरी विधानसभा के वेल में बैठे हैं, तब तक क्या था कि बाबा का प्रत्याशी 22,000 वोटों से आगे था। और जैसे ही राम गोविंद चौधरी वेल में बैठे हैं, वैसे ही 11वें राउंड की गिनती की सामने आई और 40,000 वोटों अच्छा, से एक सवाल वो आगे और हो भी गए। बनता है तो ये कि चुनाव ये जो आयोग की जो बिहार के नंगई है परिणाम आए हैं जी, उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस अपना पॉलिटिकल निगोशिएशन पावर उसका कमजोर हो गया है जी। अब आप उतनी सीटों के हकदार नहीं हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, जो आप पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जितनी आपकी राजनीतिक स्थिति थी। दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि इंडिया गठबंधन एक है, पानी की तरीके से एक है, और हमारी सीटों की परिस्थितियां बहुत स्पष्ट हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 403 की 403 पर हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कोई किसी का सिंबल हो, वो हम चुनाव लड़ेंगे पूरी तरीके से। बहुत जान लीजिए शुक्रिया, इस चीज़ धन्यवाद को। वीरेंद्र जी ने और हमारे साथ। एक जी। चीज समझ लीजिए, हमारे यहाँ राहुल जी और अखिलेश यादव जी और इनके अभिभावक श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, और पूरी तरीके से जितने सूत्र हैं, जितने पत्रकार हैं, और या जितने भारतीय जनता पार्टी के उस तरीके के लोग हैं इकोसिस्टम वाले, किसी की दाल नहीं करने वाली। जी। वैसे राहुल जी ने तो जनादेश स्वीकार कर लिया था और आप यहाँ खारिज कर रहे हो। राहुल जी ने, अब आप सही कह रहे हो, राहुल जी नहीं ने तो नहीं, राहुल जी हम वाली उन बात करोड़ों मानी। मतदाताओं को धन्यवाद दे ओके, रहे हैं। वीरेंद्र जी राहुल हमारे जी ने साथ कहा मौजूद हैं। कि करोड़ों लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने हमें वोट धन्यवाद। दिया। Thank और ये you। जो ज्ञानादेश है, ये तो सारी दुनिया जान रही है ज्ञानादेश है। ऑलराइट, आप वीरेंद्र जी भी जान हमारे रहे हैं, आप साथ बोल नहीं मौजूद पा हैं। रहे। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बिहार के नतीजे रहे, इसका उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ा? ब्रजेश जी देखिए, पड़ोसी की जो छाया होती है वो पड़ोसी पर पड़नी तय है, उसका व्यवहार भी उसी अनुरूप होता है। आज की जो ये डिबेट है, ये डिबेट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि बिहार के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर डाल रहे हैं। बहुत साफ है कि भाजपा ने, एक आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री था, उसके नाम पर चुनाव लड़ा और अगली बहुमत की, अप्रत्याशित बहुमत की वो सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रदेश को लोग गरीब प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश मानते थे, वो राजनीतिक रूप से चेतना के मामले में इतना आगे निकला और उसने 200 पार कर दिया। लोग विपक्ष खासतौर से उम्मीद लगाया था कि बिहार में बीजेपी हारेगी, और जब वो हारेगी वहां पर, तो उत्तर प्रदेश में हम एक माहौल बनाकर यहां पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन उन नेताओं के हाथ में निराशा है, गाड़ी फंसी नहीं, निकल गई, रफ्तार बढ़ गई। और कुछ बात ये जरूर है कि ये भी चर्चा आई कि अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। बीजेपी पर इसका भी आरोप लगता है, लेकिन कई जगह बिल्ली के भाग से ही घड़ा टूट जाता है छीका, तो उसका फायदा बीजेपी ने लालू के परिवार में, ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। यूपी में विपक्ष के पास संतोष करने लायक सिर्फ एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हरा चुका है। उससे ज्यादा लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव के पास हैं। चुनाव तो देखिए बहुत साफ है कि एनडीए और इंडिया का नाम है, लेकिन बीजेपी में लड़ाई, लेकिन यूपी में लड़ाई बीजेपी और अखिलेश यादव की पार्टी में सीधे होगी जी। कांग्रेस का लालच उसको बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 100 सीटों का लगभग था। यूपी में भी वो 100 सीट, 150 सीट की दबाव बनाते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। यूपी में ये लालच भी, अरे नहीं, सुरेश जी ऐसा नहीं करेंगे जी। ऐसा 100 सीट कहाँ, अब हाँ, तो 100 25-30 से ज्यादा का स्कोप नहीं है। अब यहाँ तो ये 150-200 की उम्मीद लगा सकते हैं। अरे इनके नेता इस तरह से दावा करते हैं, जिनको 25-30 से ऊपर का नहीं संभव है, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ब्रजेश जी, लोकसभा की स्थिति भिन्न थी, जहां कांग्रेस का कह लीजिए जो दबाव था, जो कांग्रेस की इच्छा थी उसका सम्मान किया
गठबंधन के दूसरी पार्टियों ने, लेकिन विधानसभा की स्थिति दूसरी है। यहाँ कांग्रेस को दबना पड़ेगा तब ये गठबंधन चलेगा, नहीं तो ये गठबंधन चलेगा ये कहना बहुत कठिन है। भाई जहाँ पर दारू बंद है, जहाँ पर इतना विरोध था, वहाँ तमाकू खाए खाए लोग वोट दे दिए कि नहीं भैया गुंडा राज, माफिया राज, ऐसे मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस वहाँ प्रभावी नहीं बन पाई, और जहाँ पर सब छूट है वहाँ पर कैसे जो है लड़ेंगे। अभी तो आप देखिए कि ओवैसी की बैटिंग कितनी धारदार रही, और उन्होंने जो बैटिंग की थी वो बिहार में 5 विधायक वो अपने जिता लाए हैं, और पहले भी उनके विधायक जीते। तो नुकसान किसका हुआ? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो क्या ओवैसी चुप बैठेंगे? अब की बार तो वो यहाँ भी आएंगे। नहीं, वो कह रहे थे 5 गांव भी नहीं दिए, हमने मांगे थे। हाँ वही वाला, अब तो वो दुर्योधन महाभारत वाला किस्सा बता ही रहे कहा हैं। उन्होंने भाई, मैं कल अब स्पीच वो सुन रहा था। समाजवादी पार्टी के लिए भी यही बात कह रहे हैं कि हमें आधा राज्य नहीं 5 गांव दे दियो। अब आखिर समस्या इस बात की है कि भाई पहले कांग्रेस से निपटे अखिलेश यादव, तब ओवैसी और किसी को और देखें। यहाँ तो पहले शेरवा से डर कम है, टपकुआ से ज्यादा डर है। ये जो पनिया टपकत है बार बार, तो ये समस्या है कि अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में उनका जो करिश्मा चला, उनको जनता ने जो जिताया जी, वो अब उस टेम्परामेंट को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन तब मामला यह था कि अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी तो मुसलमान छिटक जाएगा, तो वहां गठबंधन कांग्रेस और सपा का हुआ। अब विधानसभा अभी में इस वक्त स्थितियां आप क्या महसूस भिन्न कर हैं। रहे हैं कि अपोजिशन में क्या माहौल है और सत्ता पक्ष के भीतर क्या है? क्योंकि अब हम नेक्स्ट ईयर इस वक्त चुनाव में होंगे, जब अगले साल हम लोग नवंबर में होंगे, इस वक्त तो चुनाव स्टार्ट हो चुके होंगे। स्टार्ट क्या मतलब काफी पीक पे आ गया होगा। ब्रजेश जी, फार्मूला साफ है कि बार बार अगर टिकट बदलोगे और लोकसभा की तरह अगर टिकट ठीक दोगे तो चुनाव लड़ोगे, जीतोगे। और टिकट बदले और टिकट सही नहीं दिए तो फिर आशा उम्मीद न करो कि बहुमत आएगा। फिर जैसे बिहार में सुपड़ा साफ हो गया वैसे हो सकता है। देखिए वीरेंद्र जी कोई ने बड़ी बहुत बात बढ़िया नहीं। ऑब्जर्वेशन वीरेंद्र जी ने दिया। प्रत्याशियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ब्रजेश जी, योगी और मोदी, योगी 10 साल से राज करने वाले हैं, 10 साल पूरा होगा उनका। मोदी का 3रा कार्यकाल चल रहा है। कुछ तो उनके पास वोट बैंक है, कुछ उनका करिश्मा है। उससे निपटने के लिए भाई यूपी तो सबसे बड़ा राज्य है देश का, इसको कैसे बीजेपी इतने आसानी जाने देगी? हजारों, सैकड़ों, करोड़ों कार्यकर्ता, संसाधन, प्रचार तंत्र, बड़े बड़े नेता, क्या कमी है उनके पास? इनके पास बूथ पर सही लिस्ट मिल जाए, फोन मिला के देखो पता लगे सही आज बूथ पर ही तो नहीं लड़ पा रहे हैं ये लोग। मतदाता सूची तो बात की बात है। देखिए अभी वो बैठे हैं राजभर जी भी, अरुण राजभर, इनकी पार्टी भी चुनाव लड़ी, वहां 27 सीटों पे लड़ी है और 5000 का आंकड़ा बताते हैं लोग कि पार नहीं कर पाई। पता नहीं सही है कि गलत, अरुण जी के पास डाटा होगा। सबसे ज्यादा एक जगह पे बताते हैं 4976 वोट डुमराव विधानसभा सीट पे मिला है ओम प्रकाश राजभर की वो पार्टी अधिकतम था। अरे वो 12 बजे का है। फ्रेंडली सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट डाला, फाइट इन्होंने भी लड़ी है। 7000 वोट मिला है। अच्छा चलो 7 मान लेते हैं, डुमराव में आपकी बात 7,000 मान लेते हैं, मिला। 7,000 है। ब्रजेश एक जी, विधानसभा में खाली। बीजेपी पीडीए से घबराई उसको थी पूरा विधानसभा में लोकसभा मान लिया, चुनाव में सारे भी, विधानसभा मान लिया। लेकिन अब उसकी काट निकालने में वो जुटी है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि यूपी में मोदी, अमित शाह, योगी ये किसी भी कीमत पर इसको अपने हाथ से जाने नहीं जी देंगे। वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। तो सुनिएगा, ये आज का जो शेर है ये पक्ष और विपक्ष एक चीज अच्छा दोनों आपने पर देखी, लागू होता है। आज सुरेंद्र देखिए राजपूत के मुंह से एक भी शेर नहीं निकला। देखिए, दो पता नहीं दिग्गज किस बात का नेताओं डर पर इनके मन में बैठ ये गया है। चुनाव निर्भर करेगा उत्तर प्रदेश का। बीजेपी अपर हैंड की ओर जा रही है, बहुत साफ है, और अखिलेश यादव और योगी की सीधी टक्कर होगी इस चुनाव में। तो सुनिएगा कि मैं कतरा हो के तूफानों से जम के लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, और कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को कि जंग
हमने लड़ी ही नहीं, जी। जो हारी है। और खुदा सलामत रखे मेरी हिम्मत को कि ये एक चराग कई आंधियों पर भारी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आपकी पार्टी या आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार जैसे हालात उत्तर प्रदेश में नहीं है। यूपी एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेट है और यहाँ के इश्यूज अलग हैं, और यहाँ का विपक्ष कोई बिहार जैसा नहीं है कि वहाँ आरजेडी और कांग्रेस इस तरह से मिलकर लड़े हों। नहीं ब्रिजेश जी, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि हमने जनता की सही रूप में सेवा की है, हमने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को अराजकता और जंगल राज जैसे दौर से बाहर निकाल के लाए हैं। तो इसलिए हमें भरोसा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आपको मैं स्पष्ट आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, अभी चुनाव में 1 साल से कुछ ज़्यादा समय है, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। तो यहाँ हमें भी कुछ तीसरी उसी तरह बार करेंगे लगातार जैसे आपने बिहार में सत्ता में किया रहने का कि चुनाव मौका के देंगे। वक्त आप 10-10 हजार रुपए। हाँ देखिए, यही मैं सुन रहा था, जब तेलंगाना में या दिल्ली में या कहीं और जब ये चीज़ें होती हैं तो कहा जाता है अरे छोटी छोटी चीज़ों से लोगों का जीवन बदलता है, और जब हम कर देते हैं तो ये लोग कहते हैं घूस हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि मोबाइल हमारा बंद करा दिया। साहब, मोबाइल से फ़ोटो हटाने के लिए कहा गया था कि गहलोत साहब की जो फ़ोटो मोबाइल पे लगी हुई है उसको हटाइए, तो इसलिए थोड़ा सा उसको आप भ्रमित ना करें। एक दूसरी चीज़, ये लोग जनादेश को खारिज कर रहे हैं। आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा यह ज्ञानादेश है। बिल्कुल, ये जनता ने आपका ज्ञान सही करने के लिए ही जनादेश दिया है, ताकि आपका ज्ञान ठीक हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि जनता से संवाद करना है, जनता के साथ उनके विषयों पर जुड़ना है, न कि अपने लिए अपने तरफ से कपोल कल्पित विषय ले आकर आप जनता के साथ जो है जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जनता आपको खारिज कर दे रही। और एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी तो अपने पेट पर पत्थर बांध के तैर रहे हैं। अब जिन जिन लोगों को अपने पेट पे पत्थर बांध के तैरना है वो राहुल गांधी जी के साथ तैरने के लिए तैयार हो जाए। बेगूसराय में ऐसी डुबकी मारी मुकेश सहनी को लेके कि बेचारे सोना पर हो गए, जीरो हो गए। बताइए, तो स्थिति ये है कि आप उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, कि आप चुनाव से ठीक पहले टी शर्ट जींस पहन के आ जाइए, फिर कहिए अच्छा ये फिर उसके बाद चले जाइए छुट्टी मनाने। इससे चलेगा नहीं। आपको 24/7 जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और लाइट मनोज काका, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जिन विजन को लेकर आपकी पार्टी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में गई और उसके बाद भी कई बाई इलेक्शंस में गई, पीडीए का मुद्दा, बिहार के इस जनादेश के बाद आप अपने मुद्दों में कुछ परिवर्तन की गुंजाइश तलाशते हैं? देखिए, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। जो बिहार में राजनीतिक हार भले हुई हो, लेकिन सामाजिक मुद्दे जो हैं वो मुद्दे नहीं बदलते हैं। मुद्दे तब बदलते हैं जब मुद्दों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। जो समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की अवधारणा है, क्या उत्तर प्रदेश में ये सच नहीं है कि नौजवानों को रोजगार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में ये सच नहीं? अभी आज की खबर है, मैं आपको अगर दिखा दूं, अगर आपको अखबार दिखा दूं, प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस की ये खबर है। आप देखिए कि काशी में 100 करोड़ की खांसी की दवा की तस्करी, काशी की खबर है। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। और वहीं उत्तर प्रदेश की हालात के बारे में कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बाद में जुमला, उत्तर प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री जी के स्वजाति सामंतों से छुटकारा कैसे मिलेगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, उनके हाथों में लैपटॉप कैसे आएगा, माताओं बहनों के साथ किसी तरह का भेद नहीं होगा, उनको सुरक्षित माहौल कैसे मिलेगा। उन सबके दुखों का अगर निवारण किसी के समावेशी और सार्वभौमिक राजनीति में है तो अखिलेश यादव जी के पीडीए की। फिर ये 10-10 हजार बांट देंगे फिर? अब ये सवाल तो आपने करा तो फिर क्या होगा? ये 10-10 हजार बांट देंगे, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि आवाज उठाइए
ये इसीलिए तो आपसे तो कह कुछ रहे तो इसमें फिर बटेगा, और आनगोइंग स्कीम में है पैसा देने का प्रावधान, ये तो फिर रोकोगे कैसे? उत्तर पब्लिक वोट दे रही है। उत्तर प्रदेश, ये मैं ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस जानती है कि ये 10-10 करोड़ नहीं, 20-20 10-10 हजार नहीं, 20-20 हजार भी दे देंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग समझते हैं कि 20 हजार दे करके ये वो लोग हैं कि आंखें फोड़ के चश्मा दान करने वाले लोग हैं। तो 20 हजार 10 हजार लेकर के उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनमानस है वो अपने भविष्य का सौदा नहीं करेगी। और वो 2027 में जिस तरह से 24 में हुआ है, 27 में भी उत्तर प्रदेश का जो एक पीडीए का जो बड़ा वर्ग है और जो प्रगतिशील सोच का समण है, वो जानता है कि तमाम तरह के, ये ऐसा प्रदेश है कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री, अरे सार सुनिए तो, मुख्यमंत्री का चापर सोनभद्र से उड़ रहा था और वहीं पे जैसे अभी उनका जहाज उड़ा नहीं मुख्यमंत्री का, कि उनके जहां पे सभा थी वहीं 20 मजदूरों की अवैध खनन के चलते जान चली गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने उदासीन हैं मजदूर, किसान और दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति की एक ट्वीट नहीं किए। या संवेदना तो छोड़िए, उन जरा सा भी जो सरकार लोगों को जान जाने पर भी मरमाहत नहीं होती है, उसको उस प्रदेश के लोगों को थैंक यू, पता है धन्यवाद कि उनके खुशी का, समृद्धि का रास्ता अनिल दुबे जी, अखिलेश यादव जी का धन्यवाद समावेशी राजनीति। अनिल दुबे जी, विपक्ष इस जनादेश को मन से स्वीकार नहीं कर रहा और इसके पीछे वो कई कारण भी गिनाते हैं। आपकी पार्टी या आपके अलाइंस की पार्टी क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये चुनाव के दौरान, वो भी जब पोलिंग हो रही हो उसके 1-2 दिन पहले, इतनी बड़ी तादाद में ये रकम कैश डिलीवर करना या डीबीटी के जरिए भेजना नैतिक रूप से गलत है? नहीं, तो चुनाव के पहले हुआ ना, चुनाव के पहले कोई भी चीज़ की जा सकती है, चुनाव के समय थोड़े किया है। जो चीज़ चुनाव के पहले हो गई, अगर कहीं कोई उसमें इनको कमियां थी तो ये लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? अच्छा, आप इस हक में है कि इतना पैसे दिए जाएं? नहीं, अगर तो क्या सब लोग घोषणा कर रहे हैं, सभी लोग जनता के लिए कर रहे हैं, केवल आचार संहिता के समय में नहीं होना चाहिए, तो आचार संहिता के समय थोड़े वहाँ हो कुछ हुआ। वो तो है कि स्कीम अनाउंस कर दीजिए आचार संहिता पहले, और जैसे ही पोलिंग होनी हो 1 दिन पहले दे दीजिए। ये का कोई आज नई परंपरा है क्या? सभी लोगों ने किया, सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं। आचार संहिता में अगर कहीं है तो उसमें जो है लोग कार्रवाई, उससे पहले तो कुछ भी गलत नहीं। इफेक्टेड फार्मूला है, मतलब इसका प्रभाव पड़ता है? पैसा अगर 10,000 किसी को मिला तो क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई हम जनता के लिए कोई सरकार योजनाएं ला रही तो उसमें गलत क्या है? अगर जनहित में कोई योजनाएं ले आ रहे हैं, क्या ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों ने नहीं किए क्या? योजनाएं नहीं लाए। अब ये अलग बात है कि उसका लाभ जनता को मिला कि नहीं मिला, लेकिन जो योजनाएं हैं वो चुनाव के पहले लाई जा सकती है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं। शुक्रिया दुबे जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, इस बार का जो बिहार का मतदान का प्रतिशत रहा, उसमें एक चीज़ अलग थी, जो खासतौर पर दूसरा चरण अगर आप देखें सेकेंड फेज में, महिलाओं का वोटिंग पैटर्न या परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले तकरीबन 10% से अधिक था। और ये माना गया कि जो महिलाएं वोट करने आई, अधिकांशतः उन्होंने एनडीए को वोट किया। उसमें कैश बेनिफिट्स भी है या शराबबंदी भी रही। आप लोग के कैंपेन में या आप लोग की पॉलिसीज़ में या आपके पूरे कैंपेन के दौरान महिला वोटर्स इग्नोर्ड रह गई, या आप लोगों ने उधर ध्यान नहीं दिया, या उनको पुरुषों के बराबर ही समझा कि जैसे पुरुषों में वोटिंग पैटर्न है वैसे इधर भी रहेगा? ये भी विफलता का एक कारण है। देखिए, हारे हुए आदमी के ऊपर 20 जो है असफलता के आरोप लगा दिए जाते हैं। तेजस्वी यादव जी की सभाएं हों या राहुल गांधी जी की हों या अखिलेश यादव जी की हों या फिर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की हों, अगर आप देखेंगे महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं हमारे पास है, माई बहन की योजना थी 30,000 रुपये पर ईयर हम देने की बात कर रहे थे, 14 जनवरी को देने की बात थी। आप इसके अलावा आप देखिए तमाम तरीके की जो जीविका दीदियाँ थी, जिनको कि ये लोग आज की डेट में शोषण कर रहे हैं जिनका, उनको सरकारी नौकरी पर रखने की बात थी। जितनी संविदा पर लोग थे उनको परमानेंट करने की बात थी। ये सारी की सारी महिला उन्मुख तो योजनाएं थी, लेकिन चूंकि अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञानादेश से जीत गए, इसलिए आप इनका जितना भी ज्ञान सुनना है सुन लीजिए। लेकिन एक चीज़ तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी हो या उनके सहयोगी हों, ये भ्रम की राजनीति करते हैं, माया की राजनीति करते हैं और मायावी राजनीति करते हैं। और मायावी आनंद जी रुकिएगा, देखूंगा टाइम मिलेगा तो देंगे जी। और माया की राजनीति, प्लीज वेट। हाँ, माया की राजनीति और मायावी राजनीति का एक समय होता है। और ऐसे तो अगर आप देखें, मैं भारतीय जनता पार्टी को दशानन नहीं कह रहा हूं, लेकिन दशानन के भी 10 सर होते थे, एक सर कुछ बोलता था, एक सर कुछ बोलता था, लेकिन उसके पैर सिर्फ 2 ही थे।
याद रखिएगा मेरी इस बात को कि अब भारतीय जनता पार्टी के पैर जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, विध्वंस की तरफ जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की तरफ जा रहे हैं, मंदिरों के मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की तरफ जा रहे हैं। इनके कोई भी पैर बेरोजगारी की समस्या खत्म करने पर नहीं जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश और देश उत्तर प्रदेश और भारत राज्य है। आप इस चीज को देखिए, महंगाई की परिस्थितियां, एनसीआरबी का आंकड़े, और या फिर आनंद दुबे जी बतावें कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर सब राम राज्य है तो लखनऊ में दलित को पेशाब क्यों पिलाया जाता है, इस चीज को अभी तो जवाब देना चाहिए ना। ऑल राइट, अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, मुझे आप बताओ कि विपक्ष तो इस जनादेश को खारिज कर रहा है। देखिए, ये बार बार जनादेश को ज्ञानादेश कह रहे हैं। मैं बक्सर में कार्यक्रम कर रहा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बक्सर के राजपुर विधानसभा में कार्यक्रम करने जा रहा था और वहां हमारी कम से कम 60-70 बसें हमारी उस रास्ते से गुजर रही थी और इनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के हैं अपने प्रत्याशी और समा महागठबंधन के नेताओं को लेकर के रोड शो निकाल रहे थे। हम उधर से आ रहे थे, अब ये हाथ जोड़ रहे हैं, इनको आदमी नहीं मिल रहे थे, ये पीला गमछा झंडा देख करके मुंह इधर कर ले रहे थे। तो जब हम हाथ हिलाए इसे, भैया इधर आदमी नहीं है, आप जाइए बाजार की तरफ, तो वो पूछ रहे हैं कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आप 0% वोट पे रहे वहां पे, ये 8.8 सर, एक सेकंड, बीच में नहीं सर, पापा का 2 ही लोगों का जनाधार बचा है, 8.78% है कांग्रेस। 2 ही लोग नेता बचे हो बस। सर आप देखिए तो उसी विधानसभा में 3 लोग बचे हो। विधानसभा में एक रोड शो करने सर एक सेकंड रुक जाना, बीच में नहीं सर, एक सेकंड प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए मनोज जी, प्लीज मनोज जी, आप उनको बोलने तो दो, आप इस तरह बीच में मत बोलो सर, आप मत बोलो बीच में, ऐसे बीच में मत बोलो आप, ओके। स्तर नहीं है ना तुम्हारा ना तुम्हारे पापा का। इनके अहंकार, अभी स्वास्थ्य ठीक करो अपना और अपने पिताजी का भी ठीक है। भाषा, इनकी नकारात्मक सोच, ये भाषा किसकी थी? अभी अपने पिताजी की वीडियो देखते हो कि नहीं? तो 2017 में 47 थे, कुछ लगा होगा कि आ जाते हो डिबेट में, 2017 में कुछ लगा के आ जाते हो। अभी ओम प्रकाश राजभर की 4-5 दिन पहले वीडियो थी, उनको बड़ा भरोसा था। अभी थोड़ा एक सेकंड शांत हो जाओ, उनको बात तो करनी, एक सेकंड मनोज, एक सेकंड शांत हो जाओ, एक सेकंड शांत हो जाओ, ओके ऑलराइट, ओके अरुण बोलो, आप अपनी बात कंप्लीट करो सर, एक सेकंड शांत हो, ओके मनोज जी प्लीज। यही जंगल राज बिहार में है। आप देखो, एक राजभर कम्युनिटी का आदमी बोल रहा है और आप उसे इस तरह अपमानित कर रहे हो, ये शोभनीय नहीं है। कैसी बातें बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल अरुण राजभर, ये राजभर कम्युनिटी को बेचते हैं। अरे उसको बोलने तो दो, आप लोग एक अति पिछड़े वर्ग को बेइज्जत कर रहे हो, ये गलत बात है, आप बोलने दो, आप बोलो सर, ठाकुरों को सर एक सेकंड बोलने दो, वोट चोरी बोल तो लेने दो सर। जनता के सामने जितना चोरी का आरोप लगाओगे उतना ही खजाने से माल जनता आपके हवाले कर खत्म कर देगी, आपके साथ नहीं जाना चाहेगी। तो जनता तो फैसला मालिक ना है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, आप गाली देंगे, अपने पापा को समझाओ, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, 1 घंटा रहने की वो कसम खाओ आप, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बहन भाइयों, आप सबका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश से कप सिरप का एक कितना बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, जो यहाँ से बांग्लादेश तक इस तस्करी सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क है। थोड़ी देर बाद एक बड़ा खुलासा करेंगे कि कौन कौन से बड़े लोग या कौन सा संगठन इसमें शामिल है और कितने पैसे बनाए जा रहे हैं लोगों की जान की कीमत।